में मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। अर्बन रिसोर्स सेंटर ने हमेशा ये कोशिश की कि शहर में जो तरक्याती मंसूबे होते हैं उनसे मुतल्लक गुफ्तगू की जाए, उस गुफ्तगू का हिस्सा बना जाए ताकि हमें पता चले कि हमारे शहर में हो क्या रहा है, तरक्याती काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, आवाम से क्या बात हो रही है, उस तरक्याती मंसूबे का जो भी तरक्याती मंसूबा हो लोगों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, माशी तौर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें क्या तब्दीली होगी। तो इन सारे पहलुओं को जानने के लिए ज़रूरी होता है कि ऐसे मंसूबों को ज़ेर बहस लाया जाए, गुफ्तगू की जाए। मलीर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद में मलीर नदी से शुरू होकर ये नदी के साथ साथ कैदाबाद पुल के पास से जाके जमाली पुल के पास जो भी हमारा मोटरवे है, जिसको पहले हम सुपर हाईवे कहते थे, वहाँ पे ये उसका हिस्सा हो जाएगा। मकसद ये है जो उनका है कि तेज़ रफ्तारी से लोग यहाँ से बहरिया टाउन, जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के एक्सटेंशन है, वहाँ पहुँच पाएँ लोग। बुरी बात नहीं है, बहुत तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, लेकिन इस तेज़ रफ्तारी की कीमत चुकानी पड़ती है। वो मलीर की पुरानी आबादी, मलीर का पुराना इलाका जो असल कराची है, जो कभी बाकी कराची को फल देता था, सब्ज़ी देता था, माहौल अच्छा मुहैया करता था, लोग पिकनिक के लिए वहाँ जाया करते थे। 1888 में कराची की जो पहली वाटर की सोर्स बनी वो डमलोटी के कुएँ थे, वो भी इसी रूट पे वाक़ई। पुरानी आबादियाँ हैं, पुराने दरख्त हैं, पुराने गोठ हैं, पुराना लोगों का कारोबार है। इस सारे के ऊपर मलीर एक्सप्रेसवे के बनने के क्या असरात मुरतब होंगे, आज हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे मोहतरम जनाब हफीज़ बलोच साहब। ये इंडिजिनियस राइट्स अलायंस और अवामी वर्कर पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। वहाँ के रहायशी हैं, पुराने रहायशी हैं, आबाओ अजदाद से उस इलाके के रहायशी हैं। इनके साथ जनाब अख्तर रसूल साहब हैं, वो भी इसी तंजीम से ताल्लुक़ है और वो भी पुराने रहायशी हैं इस इलाके के, और इस इलाके के हदूद अरबा को, इस इलाके के सकाफ़त को, कल्चर को समझते हैं। गुफ्तगू से पहले यहाँ पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो 2018 में इन्हीं दोस्तों ने बनाई। ओवरऑल कराची के माहौल के ऊपर है, लेकिन फोकस मलीर पे है। मलीर में क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी की हकीकतें हैं, क्या माहौल है। तो पहले हम वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उसके बाद फिर मैं इन दोस्तों से कहूँगा कि वो यहाँ आए और गुफ्तगू करें। तो जनाब अख्तर रसूल साहब। सही है, चलिए ठीक है। अभी जो हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, ये किसी और शहर की नहीं है, ये हमारा अपना शहर कराची है। कैमरामैन बैठ जाए तो
जी बैठ जाइए। तो ये जो हमारा अपना शहर कराची है और ये हकीकतें थी हमारे शहर की। अब जो बीच में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या मेगा डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जब भी आवाम से बात नहीं की जाएगी, जब भी आवाम से गुफ्तगू नहीं की जाएगी, तो इसी तरह की रिजर्वेशंस सामने आएगी। यूआरसी का अर्बन रिसोर्स सेंटर का एक स्लोगन है डेवलपमेंट विद पीपल पार्टिसिपेशन। आप लोगों को शरीक करें। ये मलिर हमारा है, हमारा था, हमारा है। यहाँ बर्ड्स आते थे, यहाँ से पानी चार्ज होता है पूरे कराची। ये जो केथर पार्क है वहाँ से पानी नीचे आता है। लियारी नदी, मलिर नदी, कोई भी हो, उसकी सोर्स है ये। कराची के लिए ये एक ठंडी हवा का झोंका था। अब जो कराची जिस सूरत में हम रोज़ फेस करते हैं हीट के हवाले से, माहौल के हवाले से, जिंदगियां अजीरण हो गई हैं। वो कम आमदनी वाला इलाका हो या कोई बड़ी पोश एरिया हो या कोई भी, हर एक ये ज़रूरत महसूस करता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, लेकिन उसका एहसास नहीं है कि उसको स्टॉप किया जाए। तो ये हमारे दोस्त तहरीक चला रहे हैं और हमें लियारी एक्सप्रेस वे हो, ML1 हो, गुजरनाला हो, लियारी नदी हो, मंगोपीर या ये वाला इलाका मलिर का, इन सब को आपस में जोड़ना है। और आज हमने इनसे दरख्वास्त की कि आए हमें बताएं कि मसला क्या है। तो मोहतरम जनाब हफीज़ बलोच साहब। शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री जो हमने 2018 में बनाई थी वो हमने देखी, और अभी जाहिद साहब ने जो बातें की कि मसला क्या है। असल जब हम कराची की बात करते हैं तो हम कराची की जगहों की बात करते हैं, कराची की नदियों की बात करते हैं, कराची की आबादी की बात करते हैं। हम कभी भी कराची की ज़मीन की बात नहीं करते, और ना ही हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि कराची के जो समंदर के सामने है, आज भी कराची की ज़मीनों में हमें मीठा पानी मिलता है, वो कहाँ से आता है। जब भी हम बोरिंग करते हैं, आज भी, पहले तो खैर ऊपर हमें पानी मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आपको मीठा पानी ज़रूर मिलेगा। एक तरफ समंदर है, जब आप ये नक्शा देखते हैं, एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ कराची बसा हुआ है। आज से अगर हम 100 साल पीछे जाएं तो कराची जहाँ पे ये आबादी बनी हुई है वो यहाँ नहीं थी। कराची एक पोर्ट सिटी था और उस पोर्ट के इर्द गिर्द ही आबादी हुआ करती थी, और उसके सराउंडिंग में पहाड़ हुआ करते थे जिनके निशानात अब भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, चाहे वो कटी पहाड़ी की सूरत में हो, चाहे वो डालमिया में आपको कहीं नज़र आए, या यूनिवर्सिटी के सामने आपको टीले नज़र आते हैं। ये पहले पहाड़ हुआ करते थे। और कराची का जो मौसम था वो यहाँ पे बहने वाली 2 नदियों और बहुत सारे नालों की वजह से, जो आबी गुजरगाहें थी, उनकी वजह से, कीर्तर नेशनल पहाड़ों की वजह से मुतदल हुआ करता था। एक बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ करता था, जहाँ पे मानसून की बारिशें और सर्दियों में भी अपनी सीज़न के हिसाब से जो बारिशें हुआ करती थी। 80 के दहाके में मुझे भी याद है, जाहिद साहब को भी याद हो कि 2 सीज़नों में बरसातें हुआ करती थी। जब हम नदी और नालों की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अभी जिन नालों में गटर बह रहा है, ये पहले इसी कराची के आबी गुजरगाहें हुआ करती थी। आज भी आप कैंट स्टेशन से निकलें रेल से
उन पटड़ियों के साथ जाएं, आपको पुल नज़र आएंगे। वो लोगों के गुजरने के लिए अंग्रेज़ों ने नहीं बनाए, वो आबी गुजरगाहों के लिए थे। और इन्हीं नदियों और आबी गुजरगाहों की वजह से कराची का ज़ेर ज़मीन पानी मुहैया होता था। समंदर का जो खारा पानी है वो पीछे चला जाता था। इन्हीं नालों में अगर हम देखें तो औरंगी है, औरंगी नाला है। अब बहुत सारे लोग जानते हैं कि औरंगी है, लेकिन औरंगी क्यों है? कौरंगी है तो कौरंगी क्यों है? मल्लीर है तो मल्लीर क्यों है? ये सारे पानी की वजह से इनके नाम हैं। औरंगी और ये वंगी जो बलूची में कहते हैं, और बरसात को कहते हैं वंगी, जहाँ से वो बरसात का पानी गुजरता था या जमा होता था उसको हम औरंगी कहते थे। और जो कौरंगी है, कौर कहते हैं नदी को, और वंगी जहाँ से नदी का पानी गुजरता था या जमा होकर फिर आगे समंदर में जाके गिरता था। तो ये सारे मीठे पानी के वो जो गुजरगाहें थी वही हैं। इनके इर्द गिर्द हज़ारों सालों से लोग बसते हैं। जब हमने इनको तबाह करना 47 के बाद जो अंग्रेज़ों ने सिस्टम बनाया था वो 60 के 70 के दहाई तक कराची शहर को मुकम्मल पानी देता रहा। और मल्लीर, जिसे कराची का ग्रीन बेल्ट कहा जाता था, जैसे कि साहिब ने कहा कि एक वक्त में बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने मल्लीर आया करते थे। वहाँ आबशारें थी, मुझे आज भी याद है जो DHA खा गया वो आबशार हमारी, और बहरिया बहुत सारी जगहें हमारे नदी नाले खा गया, वो इतने खूबसूरत हुआ करते थे जिनकी तस्वीरें 80 दहाई की आज भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप वो देखें तो कश्मीर भी आप भूल जाएंगे। तो इन नदियों के इर्द गिर्द हज़ारों सालों से लोग बसते हैं, उनके निशानात भी हैं। और 47 के बाद जो 47 के ना बल्कि 18वीं सदी के बाद से यहाँ पे जो ज़राअत होती थी, जो कराची पहले छोटा था फैलता रहा, और 70-80 दहाई तक मुकम्मल फ्रूट और सब्जियाँ मल्लीर से ही जाती थी। और इनके ज़राए थे, ये जो ज़मीन थी, ये जो काश्त हुआ करती थी, इन नदियों की बदौलत थी, मल्लीर नदी के और लियारी नदी के। पहले हमने लियारी नदी को तबाह किया, उसके बाद हम मल्लीर नदी को अब मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। इन नदियों की जान हुआ करती थी रेती बजरी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में आपने सुना कि रेती बजरी का मकरू धंधा या चोरी का। तो इन रेती बजरी की वजह से पानी फिल्टर होके जब मानसून की बरसातें हुआ करती थी, नदियाँ पानी से भरती थी या समंदर में जाके गिरती थी, तो रेती बजरी की वजह से वो पानी नीचे चला जाके ज़ेर ज़मीन पानी में इजाफा करता था। और कराची के लोग बोरिंग भी लगाए, छोटे से कुएँ भी लगा के अपनी पानी निकाल लिया करते थे। 80 के बाद या 78-77 के बाद यहाँ से ये मकरू धंधा शुरू हुआ, और इसी सालों के बाद कराची को बिल्डर माफिया के हवाले किया मुकम्मल तौर पर। पहले तो ये कराची की बदकिस्मती है कि जिस तरह फैलता रहा, कोई मास्टर प्लान नहीं था, बेहंगम आबादी बढ़ती गई, नदी नालों के ऊपर भी लोग घर बनाते रहे, और जो रियासत है, जो उनके इदारे हैं, उन्होंने कभी भी कराची को डेवलपमेंट करने का सोचा ही नहीं, जिस तरह से एक शहर डेवलप होता है। तो रेती बजरी की चोरी का मैं यहाँ एक छोटी सी बात बता दूँ कि हमारे इलाके का जो SHO है वो आज भी वज़ीर आला से अपॉइंटमेंट होके आता है। ये इतना बड़ा धंधा है कि बिल्डर माफिया के अब शहर के जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो रेती बजरी की वजह से बनी हुई हैं। कराची और लियारी नदी के जो रेती थे उन्हीं की वजह से वो कंस्ट्रक्शन मुमकिन हुआ है। ये बिल्डिंगें बनी हैं, ये कराची के वो मादनियात थे। अगर इनको न छेड़ा जाता तो आज भी कराची इस तरह नहीं होता। कराची को अगर भी मास्टर प्लान देके उसको हम डेवलप करते या इसके एक तरीक़ेकार से वज़ा करते, वो जो अंग्रेज़ों ने कारेज बनाए थे, पानी के सिस्टम बनाए थे कराची शहरियों को देने के लिए, रेती बजरी हम नहीं निकालते तो कराची आज बहुत ही खूबसूरत होता और कराची में कभी भी पानी की किल्लत ना होती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सब कुछ तबाह होने के बाद आज हम पानी को भी रो रहे हैं। हालांकि बहुत अगर आप डीपली, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप स्टडी करें इस नदी नालों के जो फ़ायदे हैं उनके हवाले से,
तो बहुत ही बड़े हैं। अब आते हैं ज़राअत के ऊपर। जो ज़राअत जो मेरे आबा व अजदाद 18वीं सदी से लेके आज तक करते आ रहे हैं, हमारे लोग करते आ रहे हैं, उस ज़राअत ने कराची को पाला है, कराची के लोगों को पाला है। कराची के लोगों को वो सब्ज़ियाँ दी हैं, ताज़ा एक बेहतरीन मौसम दिया है, जहाँ का ऑक्सीजन पूरे कराची के लिए ही काफ़ी हुआ करता था, आज वो सारा तबाह किया जा रहा है। हमने अपनी सारी नस्लें झोंक दी, सारी नस्लें हमने झोंक दी वहाँ पे। ज़राअत किसान जो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, उस ज़मीनों को काश्त किया करते थे। आज भी हमारे पास तालीम, रियासत ने हमें ना तालीम दी, ना अच्छी सेहत के हॉस्पिटल दिए, कुछ भी नहीं दिया। हम अपने आप के तहत आज भी ज़िंदा हैं। आज भी जिसको एक डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, बैरिया टाउन और DHA, वहाँ पे जो गोट हैं, वहाँ जाके आज आप सर्वे करें, एक तरफ आपको एक अंधेरे में रहने वाले गोट मिलेंगे और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ आपको रोशनी मिलेगी। वहाँ पे न गैस है, न वहाँ पे आपको पानी मिलेगा उस तरह से जो पहले हुआ करता था, न वहाँ पे आपको बिजली मिलेगी। तो हमारे लोगों ने अपनी नस्लें झोंक दी, तबाह कर दी, सिर्फ कराची के लिए, उस ज़राअत के लिए जो हम वो काश्त करके वो मंडियों में लेके जाते थे। और आज इसका सिला हमें ये दिया जा रहा है कि एक तरफ बैरिया टाउन वाले आके कहते हैं कि यहाँ पे लोग नहीं बसते, यहाँ पे चोर डाकू बसते हैं, और दूसरी तरफ इसी बैरिया टाउन और DHA को मिलाने के लिए, DHA और बैरिया को क्लिफ्टन और डिफेंस से मिलाने के लिए मल्लीर एक्सप्रेसवे जैसे मंसूबे दिए जा रहे हैं। मल्लीर एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, अगर उसका हम जायज़ा लें, तो मल्लीर एक्सप्रेसवे से मल्लीर वालों का कोई एक फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ तबाही है। मल्लीर एक्सप्रेसवे जहाँ पे बन रहा है वो हमारा ग्रीन जोन है मल्लीर का, कराची का जो इकोसिस्टम बना है, आज भी थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ है हीट स्ट्रोक से, ये अभी भी, तो वो इस ग्रीन जोन की वजह से। वहाँ दरख्त हैं, वहाँ आपको आज भी जाएं तो आपको खेती बाड़ी मिलेगी, सब्जियां मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, अमरूद के दरख्त मिलेंगे, पपीते के दरख्त आपको मिलेंगे। आज उस सब को तबाह करने का ये मल्लीर एक्सप्रेसवे मंसूबा को दिया जा रहा है, जो सिर्फ चंद सरमायादारों को फ़ायदा देने के लिए, और उसके साथ ये लोग इन्हीं ज़मीनों पे सनती जोन बनाने का सोच रहे हैं। जब अगर आप सोचें कि कराची एक कंक्रीट का जंगल है, कराची में ना उसी तरीके से पार्क है, ना आपको फॉरेस्ट कहीं मिलेगा, अगर कुछ है तो वही मल्लीर का एरिया है। अभी भी अगर हम इस इलाके को ज़रिया वाले से डेवलप करें तो कराची का माहौल फिर से वो बन सकता है जो पहले था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो कराची को ऑन करते हैं वो कराची के साख्त को, कराची की ज़मीन को समझते नहीं हैं। वो यहाँ पे सिर्फ धंधा करते हैं। जो रियासती इदारे हैं जो कराची को ओन करते हैं वो कराची को समझते नहीं, कराची की हैसियत को समझते नहीं, कराची की ज़मीन को समझते नहीं। अगर वो समझते तो हमें बैरिया टाउन जैसे मंसूबे नहीं देते, अगर वो समझते तो DHA जैसे और ये कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हमें नहीं देते, अगर वो समझते तो हमारी नदियों को प्रोटेक्ट करते। ये नदियाँ ज़िंदगी हैं, बैकबोन है कराची का, वो तबाह नहीं करते। लियारी नदी तबाह नहीं होता, मल्लीर नदी तबाह नहीं होता, लेकिन ये सारा सब कुछ तबाह हुआ। लेकिन हमें आज ये कहा जाता है कि हम आपके लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ये हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। यही मल्लीर एक्सप्रेसवे बनेगा, वहाँ की ज़री ज़मीनें तबाह होंगी, वहाँ के मकामी इंडिजीनियस लोग सैकड़ों गाँव हैं वो तबाह होंगे, लेकिन वहाँ पे मल्लीर की जो मोटरसाइकिल सवार है उसको वो वहाँ जाने नहीं देंगे। और इसी तरह जब वो ये रोड बनाएंगे तो उसको इसी तरह बंद कर देंगे कि एक लकीर बन जाएगी। जो गांव के लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको भी ख़त्म कर देंगे। वो कहते हैं कि हम आपको एक्सचेंज देंगे। हमें डिफेंस और हमारे मल्लीर के लोगों को डिफेंस और क्लिफ्टन से कोई सरोकार नहीं है। हमें जितना भी काम होता है हम वही मल्लीर में और ली मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हम रहते हैं सदर में, इसलिए ये रूट हमारे लिए है भी नहीं। ये रूट है दो, बैरिया टाउन और DHA के लिए, और ये रूट है उस ब्यूरोक्रेट के लिए जो सिंध में रहता है, वो जागीरदार के लिए जो सिंध में रहता है, जो कराची से ट्रैफिक से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। वो अगर वहाँ अपने गोटों से निकलते हैं इंटीरियर सिंध से, वो उसी रोड से जाके डिफेंस
और क्लिफ्टन में अपने घरों को आराम से पहुंच जाएं। इसलिए ये कोई मेगा प्रोजेक्ट किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये कराची के लिए मौत है। ये कराची के लिए उसी तरह मौत है कि अभी अगर हीट स्ट्रोक अभी हो रहा है, अगर ये रोड बन गया, यहाँ की ग्रीन बेल्ट तबाह हो गई, इसके बाद कराची में सांसें लेना भी मुश्किल हो जाएगी। शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ कि मोहतरम जनाब अख्तर रसूल साहब वो इसी टॉपिक पे 5 मिनट तक बात कर लें, ताकि फिर लोग सवाल करेंगे, फिर आप भी लोग रिप्लाई करेंगे। तो जनाब अख्तर रसूल साहब। ठीक है, मौजूद के इतना बड़ा है, माहौलियात और समाजियात दोनों को साथ देना है, और जाहिद साहब ने हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए बोलने का कहा है। मैं सिर्फ अभी कुछ टेक्निकल और इन्वायरमेंट के हवाले से बात करूँगा। थोड़ा सा आगे आ जाऊँगा। सॉरी, सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह हफीज़ भाई ने बात की है किसके लिए पढ़ा है, उन सबको हम एक तरफ कर दें। सबसे पहले ये हम देख लें कि जहाँ पर ये मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है वो बन कहाँ है। वो मलिर रिवर के राइट बैंक पे बन रहा है, जिसकी अपनी एक मुकम्मल एक इकोसिस्टम है, जिसकी अपनी एक अलग बायोडाइवर्सिटी है जो पूरे सिस्टम को रन करता है। कहा जाता है कि इस सिस्टम से अगर इंसान को निकाल दिया जाए, इस गोले से अगर इंसान खत्म हो जाए, तो ना किसी परिंदे को नुकसान होगा, न किसी पक्षी को नुकसान होगा, न किसी बड़े जानवर को। अगर इंसान को निकाल दिया जाए तो इंसान 2 दिन के अंदर रह नहीं सकता, क्योंकि एक मैं मॉडर्निज्म या पैटर्न इस्तेमाल करता हूँ, पॉलिनेशन। शहद की मक्खियों की भंवरे वगैरह जितनी भी हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल तीसरे फूल तक इस तरह से अपने आप को जो सब्जियों के फलों के वो चलते रहते हैं। वो बुनियादी हवाले से एक नर और मादा की जो पॉलिनेशन होती है फूलों में, वो प्रोटेक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। जब मलिर एक्सप्रेस वे, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मलिर एक्सप्रेस वे बनेगा, वहाँ पे जितनी भी अगर शहद की मक्खियाँ हैं वहाँ से अगर रिमूव हो जाएंगी, आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर बचेगा नहीं बचेगा? डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। इसलिए आप पॉलिनेशन सिस्टम को सबसे अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ कि ये थोड़ा सा फिर हम आते हैं कि इसकी EIA में इतने ब्लेंडर्स हुए हैं कि चीज़ें जो है नॉर्मल को समझने के लिए एक आम टेक्निकल बंदा को बैठ के जब उसकी जो 800 पेज को पढ़े, जो मलिर एक्सप्रेस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसको पढ़ना शुरू करके किसी को समझ में नहीं आएगा क्या है क्या चीज़ है। क्या आप उसको एक आसान और सहज ज़बान में बना लेते ताकि जो लैंग्वेज बैरियर से अटके हुए और जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनको समझ आ रही है, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़े कि क्या चीज़ कौन से चैप्टर में कौन से किस चैप्टर में है। उसमें एनवायरनमेंट के हवाले से या परिंदों के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया था। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो इंटरव्यू दे रहे थे सलमान बरोज, उन्होंने सिर्फ 39 किलोमीटर के सिर्फ 1 स्पॉट से 176 बर्ड्स के आपके टाइप जो है वो रिकॉर्ड किए, सिर्फ 1 स्पॉट से। 12 किस्म के जो उन्होंने रेप्टाइल्स, 10 किस्म के उन्होंने मैमल्स वगैरह, और इस पूरे EIA रिपोर्ट के अंदर कहीं भी बटरफ्लाई का जिक्र ही नहीं है। बटरफ्लाई वो हैं आपके पूरे सिस्टम को इनिशिएट करते हैं, पूरे आपके इकोसिस्टम को चलाने के लिए। अगर कहीं भी अगर आप किसी रिच एनवायरनमेंट को, रिच आप जो है आप बायोडाइवर्सिटी को देखना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है हमेशा एनवायरनमेंटल रास्ता है, वो देखता है कि वहाँ पे बटरफ्लाइज किस टाइप के और कितने बटरफ्लाइज हैं। उसके बाद ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। बटरफ्लाइज ही हैं कि जिसकी वजह से दरख्त हैं, जिसकी वजह से आपकी सब्जियाँ हैं, जिसकी वजह से आपके फल फ्रूट मिल रहे हैं। अगर हम इसको अगर कट करते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि उस पूरे इकोसिस्टम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके अब आते हैं हम मलिर रिवर के अंदर ये बनेगा होगा क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये बनेगा, पानी की फ्लो हमेशा जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, ये आ रहा है, समुद्र की तरफ आ रहा है। अंडरग्राउंड भी अगर पानी, अगर जब नदी नाले आते हैं तो अंडरग्राउंड पानी भी ज़ेर ज़मीन इसी तरफ ही समुद्र की तरफ ही चल रहा होता है। जब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो इस तरफ जितनी भी कुएँ आ रहे हैं, जितनी भी लोग हैं, उनको कुओं से पानी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हज़ारों एकड़ ज़रूर तबाह हो गए। सिर्फ कॉरिडोर के अंदर 27 कुएँ आ रहे हैं। आजकल एक कुआँ अगर लगाए आज के दौर में, इस टाइम पे, तो 50 से 60 लाख का 25 कुएँ को लगाने को आते हैं।
जो 100 साल से ऊपर 200 साल 150 साल में वो लोग चल रहे हैं, अगर उन पर पानी आना बंद हो गया तो इस तरह पूरा हज़ारों एकड़ आपका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब रोड बनेगा तो कुछ है ही नहीं ज़मीन के लिए, सोसाइटियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम आते हैं आपके समाजी असरात। समाजी असरात क्या होगी कि आप एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, माली रिवर के दोनों जो है किनारों पर लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से शादी ब्याह सोशली जुड़े हुए हैं। तो नदी के उस तरफ जो लोग हैं वो पैदल आते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, यहाँ से कोई सी ज़मीन उस तरफ है, आप एक पूरी दीवार खड़ी कर रहे हैं, आप कोई फ्लाईओवर नहीं बना रहे, कोई ब्रिज एड नहीं दे रहे, आप पूरी जिस तरह लियारी रिवर के दोनों तरफ लियारी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, इस तरह से आप सोचिए आप पूरे लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर बात है जब ये डिस्कनेक्ट होंगे, एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे लिए। जो मैं एक अपने बचपन की तरफ अभी जो चल रहा है आपका जून चल रहा है, 5 मई से लेकर 15 जून तक 40 दिन का गर्मी चल रहा है, जिसको हम बलोची में चिलो कहते हैं। 15 जून को वो खत्म हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट को देख लीजिए, आज क्या डेट है, 8 तारीख है, आपको हवाएं समुद्री हवाएं लग रही है, इसका मतलब है कि क्लाइमेट कितनी चेंज हो चुका है। और वो 40 दिन जो कुदरत ने इस गर्मी को रखा है या बांधा करा है, वो क्यों रखा है कुदरत ने? इस सीजन में जितने भी फल पकने हैं उनमें मिठास आनी है, जिसमें खटास आनी है, वो सारा इसी इन्वायरमेंट में होगा। अगर इनकी क्लाइमेट चेंज है, 15 जून अभी दूर है, पहले से समुद्री हवाएं चलना शुरू हो चुकी है, अब अंदाजा लगा इसकी क्लाइमेट चेंज हो चुका है। हम बचपन में जब घूमते थे, जो इस चिल्लों की गर्मी को जिसकी लम्स आज भी महसूस करते हैं, मगर आज की जो गर्मी का लम्स है वो गर्मी नहीं है जो हम पहले महसूस करते थे। कहता है कि 45 से फील लाइक 51 है, क्या है आज के लिए फील लाइक का एक मिनट रन आ गया, तो सीधा सीधा बोलो 51 है। इन चीज़ों को हमें सोचना होगा। और समाजी हवाले से बात तो बहुत होगी, जाहिर साहब ने 5 मिनट के लिए कहा है कि नहीं, इसके बाद मैं ओपन करता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब हफीज़ बलोच साहब और अख्तर रसूल साहब। देखिए, ये कराची की बिगिनिंग है। मैं आज भी मानता हूँ कि कराची, लियारी, इब्राहिम हैदरी, उसके आगे वो जो बोट है, हाँ, ये मलीर, ये असल कराची, ठीक है, जो 150 साल पहले भी था। यहाँ पे जो हमारे 3 हट्टी है, यहाँ तक कराची, काले पुल तक कराची, उधर जो पुराने गोलीमार का पुल है, लवलैंड ब्रिज उसको कहते हैं, वो कराची, ये इतना कराची था। कराची फैल गया, वो बेलगाम घोड़े की तरह, जिस तरफ जिसका जी चाहा कराची फैलता रहा। अब उसके नुकसानात उठाना और हम ही को उठाना है। हम जैसे लोग इकट्ठे हों, आवाज़ उठाएं, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। जो थोड़ा सा बचा है इसको ही बचा दें, वरना ये डेवलपमेंट के नाम पे, खुदा न खास्ता हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे एसेट है इसको भी बचाया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, आपने हफीज़ भाई की गुफ्तगू को सुना, आपने अख्तर रसूल साहब की गुफ्तगू को सुना, बहुत दिलचस्प लगी। अख्तर भाई जी चाहता था कि आपकी गुफ्तगू को 2 घंटे सुना जाए, रियली, लेकिन क्या करें कि दोस्त मुख्तलिफ आबादियों से आए और आए हैं, उनको वापस भी जाना है। तो मैंने अपना जितने टाइम में हम फोरम ख़त्म करते हैं ना, आपको और आपकी डॉक्यूमेंट्री को मैंने उतना टाइम दिया, ठीक है। तो अब कोई अगर रेलिवेंट सवाल करना चाहे तो ये हमारे 2 दोस्त यहाँ बैठे हैं, अपना नाम बताएं और कराची के साथ अपनी यादें जो है उनको ताज़ा करना चाहे अगर कोई, तो वो भी कर सकते, लेकिन कमेंट्स ना हो, सवाल हो, ताकि आपको यहाँ से बेहतर जवाब मिल सके। बहुत शुक्रिया। वो दे दे माइक जी, यहाँ से हाथ उठाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है
मैं पीके लाइव चैनल की तरफ से आई हूँ। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज जब हम ये देखते हैं, आपने लीड एक्सप्रेस वे की बात की, एनवायरनमेंट की बात की, तो पाकिस्तान बेसिकली जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम जहाँ भी देते हैं हर चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि कल तक हम एक्सपोर्ट करते थे। तो अब हमने जो कराची में जो बची खुची जगह थी, जो पानी के जो वसाइल हमारे पास अवेलेबल थे, उनको भी हमने डिस्ट्रॉय करने का इरादा कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये ज़रूरी, ये जो ज़रूरी डिज़ास्टर, ये जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ये एक मजाक के सिवा और कुछ भी नहीं है। हमने इस रियासत ने इन 70 सालों में ज़राअत को मुकम्मल तबाह किया है। और कराची की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, कराची की ज़मीन ऐसी है, इसका मौसम ऐसा है, यहाँ हर चीज़ उगाई जा सकती है। यहाँ सर्दियों का मौसम भी है, यहाँ गर्मियाँ भी हैं, यहाँ बीच बाहर का मौसम भी है। और ये ज़मीन इतनी खूबसूरत और इतनी ज़रखेज़ है, अगर हम इसको आज भी, अगर मल्लीर के ही सिर्फ जो बचे कुछ एरियाज़ हैं उसको अगर हम ज़रूरी इलाका करार देकर, वहाँ पे सब्सिडी देकर ज़मींदारों को, किसानों को, वो किसान आज भी ज़िंदा है जो अपनी ज़मीनों को हल देना चाहता है, वो किसान आज भी ज़िंदा है। यहाँ पे एक हमारे ज़मींदार बैठे हुए हैं, अजीम दहकान मल्लीर से आए हुए हैं, इनकी ज़मीनें हैं, आप वहाँ पे जो चाहे काश्त कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ के जो भी हुक्मरान हैं, यहाँ के जो भी कराची की स्पेशल, हम कराची में बैठे हुए हैं, हम कराची की बात करते हैं कि अगर कराची को ही समझ के, अगर इसको, इसकी ज़रूरी बेल्ट को, इसके ग्रीन जोन को ज़रूरी इलाका करार देकर अगर हम उस पर मेहनत करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ एक चीज़, जिस तरह अंग्रेज़ों के लिए इंडिया सोने की चिड़िया थी, इस तरह बैरोक्रेट और पूरे पाकिस्तानी सियासतदान के लिए कराची की ज़मीन और यहाँ की रिसोर्सेज भी सोने की चिड़िया है। कभी आप मोटरवे पे नहीं, जीटी रोड पे सफ़र करके देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि पहले हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी थी, लाहौर से झेलम तक, पिंडी तक, और अब बाकी कितनी बची है। सारी की सारी कमर्शियल हो रही है, रेजिडेंशियल हो रहे हैं। वो जो खेत खलियान कभी जो गज़ा मुहैया करते थे, गंदम चावल की फसल होती थी, मशहूर है ना कि झेलम से लाहौर तक, ये जहाँ पे नदी हमारी नहरें हैं, वो सिस्टम अब वो कमर्शियल हो गया। तो अब कोई और अगर इसके ऊपर सवाल करना चाहिए, जी आप अपना नाम बताएंगे। और राशि मेरा नाम है और उधर टीवी से मेरा ताल्लुक है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो एक्सपर्ट्स वे है, इसमें कितनी गोट है जो मुतासर हो गई? ठीक है, उनकी तरह तादाद और आवाम की तादाद बताएं। आवाम की तादाद में इतना मुझे कंफर्म फिगर तो दे नहीं सकता, मगर यहाँ पर 21 से करीब वोट आए हैं। 21 से करीब वोटों का मतलब ये कि आपके केपीटी ब्रिज से लेकर आपके कार्ड रोड पोल तक यहाँ तकरीबन 21 वोट आ रहे हैं जो पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसलिए अगर वोट में इनकी निकालें, वोट के नाम या कुछ जो मुझे याद है बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं कार्ड रोड से शुरू करना चाहूँगा, तो वहाँ पे है वजदे रोड, डिमरोटी नंबर 1, फिर डिमरोटी नंबर 3 में यहाँ पे 3 वोट हैं। यारोमत कास्केली है, एक हिसाब जोगियो है, उसके बाद 3 नंबर जो खुद अपना जो डिमरोटी नंबर पहले नंबर 3 है वो वोट है। उसके बाद फिर 2 और वोट आते हैं, एक मुझे उनका नाम सॉरी याद नहीं है। उसके बाद आपका मेमन वोट आता है, आपके मुल्ला ईसा वोट, जाम वोट, सम्मो वोट, लासी वोट। उसके बाद आगे तो इस तरफ जाते हैं गुलाम अहमद वोट है। गुलाम अहमद वोट के आगे फिर शाह फैसल कार्लो, इसके साथ भी वोट है। और नदी के दूसरी साइड पर भी कुछ वोट हैं जो डिस्टर्ब नहीं है। कि सब बात ये है कि अगर मैं एक तरफ मलिर रिवर की एक तरफ को अगर मैं बंद कर रहा हूँ, तो 2020 के फ्लड सबको याद है, कुर्बानी किस तरफ फ्लो करोगे। सारी बात है कि लेफ्ट हैंड पे फ्लो करोगे, वहाँ पे जितने वोट है वो डेफिनेटली आपके पानी में आ जाएंगे। मलिक नदी के दुनियाने को किसी ने देखा नहीं, मजाक लिया होगा उसको।
ये लियारी रिवर नहीं है, लियारी रिवर की कैचमेंट इतना बड़ा नहीं है। जिन लोगों ने अगर लियारी को देखा है तो कितने दुनियावी से दिख रहा था, इसकी कैचमेंट जो है इतना लंबा नहीं है, ये अप रिवर से भी इस तरफ शुरू होता है। लियारी रिवर में छोटे बड़े तकरीबन 15 के करीब जो है नाले मिलते हैं। लियारी गिरते हैं, 3 नाले उसमें आके गिरते हैं जो लियारी से ऊपरी में वो बड़े हैं, दर्दो नाला, दूसरा जो है सुखन है, लंगेजी, आपका बाजार, ये छोटे छोटे। और इसकी कैचमेंट आप अंदाज लगा लें कि डिस्ट्रिक्ट गुलजार और जो है डिस्ट्रिक्ट बेला से इसकी कैचमेंट शुरू होती है। इतना बड़ा है वो, 80 mm की बुनियाद पे जो है इतना बड़ा पूरा। थोड़ा सा एक चीज वाज़ह कर दें कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है जी, इसके दाएं और बाएं पे जो पानी है उसकी दुनियावी जो है इन गुणों को मुतासर करेगी, या जो है ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इसमें डिमोलिश हो जाएंगे? कुछ तो एक्सप्रेस वे में डिमोलिश हो जाएंगे। उनके चंद के नाम बता दें। समो बोर्ड है और लासी बोर्ड है और गुलाम मोहम्मद बलोच बोर्ड भी आ रहा है उसमें, कि उसकी जो स्लैब बनेगा जो आपके उतरना जब नेशनल हाईवे पे जब कनेक्ट करेगा तो गुलाम मोहम्मद बलोच बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा है। और इस तरफ जो है कुछ एक लाइब्रेरी है, एक आशी डिफरेंट लाइब्रेरी, वो भी जो है डिमोलिश हो रहा है। ये 3 बोर्डें डिस्टर्ब हो रही है, ये ज़रूर जाएंगी। अब एक छोटी सी बात समझने की है कि जब हम सिर्फ कहते हैं कि कितने गोट मुतासर हो गए, तो ये बात पहले आप ये समझो कि एक ज़री इलाका है जहाँ पे ज़राअत होती है, जहाँ पे उस ज़राअत से वाबस्ता हज़ारों लोग हैं। उन हज़ारों फैमिलीज़ के जो घर वाले हैं, अगर ये मल्लिर एक्सप्रेस पे जिस तरह ये बनाना चाह रहे हैं बना, तो सिर्फ वो गोट वाले नहीं, उस ज़मीन से वाबस्ता, उस काश से वाबस्ता हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, वो सारे मुतासर होंगे। उसके साथ जब ये जो श्रिंक करेगा, इसको ये क्लोज करके बंद कर रहे हैं नदी को, ये जो पीछे पानी छोड़ेगा, ये भी लाखों लोगों को मुतासर करेगा। जैसे भी आप बात कर रहे हैं ना, 2020 को याद करें और याद करें ये जो ग्रीन लाइन का ट्रैक डला है, इसकी वजह से ये जो हमारी मैट्रिक बोर्ड से लेके नागन तक का जो सफ़र था और उसमें ओवर फ्लडिंग हुई, उसका सबब ये था कि वो सारे जो नाले थे, बरसाती नाले जो ऊपर से पहाड़ से, कलंदरिया चौक से, शिपॉनर से, पहाड़गंज की चुरंगी से मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का पानी लेके आके गुजर नाले में डालते थे, उन सबको बंद कर दिया था गुजर नाले में, टनल नहीं बनाए गए थे। ठीक है, तो अब बुनियादी तौर पे ये जो लियारी एक्सप्रेस वे है उसके भी आप देख लें, ये हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पहाड़, रेती बजरी का आर्टिफिशियल पहाड़। उन शेरशाह और आगरा ताज का लिंक, शेरशाह और बिहार कॉलोनी का लिंक, आगे आके तीनटी का दूसरे इलाके के साथ लिंक, वो लिंक ख़त्म हो गए हैं, लोगों के आपस में कारोबार मुतासर हुए हैं। तो ये जितना तेज़ चीज़ें बनाते जाएंगे, जेल चुरंगी से लेके आप ये हमारे पुल तक देखें, पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है, गाड़ी तो बहुत तेज़ आती है, हादसा कितने होते हैं हम रोज़ देखते हैं इस सड़क पे। ये जो मासियाँ आती हैं उनको 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं सड़क क्रॉस करने में, ये शीदे मिल्लत रोड पे, क्योंकि वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ आती हैं, अंडरपास बन गए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर प्लानर्स को तवज्जो देनी चाहिए कि ये तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लोगों के समाजी रिश्ते हैं, लोगों का कारोबार है। तो अगर आपने ये बना दिया तो लोग एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करेंगे, उनका क्या टनल नीचे से होगा, रास्ता होगा, ओवरहेड ब्रिज होगा, पेडेस्ट्रियन ब्रिज होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ें लोगों को बजाय कि आसानी मुहैया की जाए, लोगों को मुश्किल होती है। जी आप एक हाथ जी। हाँ ऑन है। मेरा नाम सारा है, मैं कराची में ही रहती हूँ और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको ग्रैब किया जा रहा है और बजाय वर्टिकल एक्सपेंशन के वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। वैसे तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि 21 बहुत सारी अफेक्टेड है, बहुत सारे लोग हैं, पूरी इक्वालिटी इंडेंजर्ड है, तो कम्युनिटी लेवल पे, लोगों के लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, इस पर क्या कोशिश की जा रही है लोगों को जोड़ने की? क्योंकि हुकूमत और सरमायादार जो है जो करते हैं वो अभी से नहीं, वो सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा उनको पीछे धकेलने वाले जो लोग ही होते हैं, खड़े होते हैं। तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी उस पर अगर आप कुछ शेयर कर सकते हैं।
ये जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद मंदिर एक्सप्रेस वे एक्शन कमेटी बनाई गई। उसके अलावा इंडिजिनस राइट्स अलायंस वहाँ पे मकामी लोगों के साथ मिलकर अवेयरनेस फैला रही है और इसी मंदिर एक्सप्रेस वे के खिलाफ हमने उन्हीं इलाकों में जहाँ मंदिर हम रहते हैं बहुत बड़े जुलूस भी हमने निकाले हैं, हमने कार्नर मीटिंगें भी की हैं। उसके साथ हम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं। एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमने वो क्या कहते हैं उसको वो ट्रिब्यूनल में हमारा वो केस लगा हुआ है, कल उसकी पेशी है, 2 पेशियाँ हम भुगत चुके हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो सरमाएदार ये सारे मिले हुए हैं और ये जो सारा मंसूबा है ये 2 बड़े सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट के नाम पे जो ज़मीनें कब्जा कर रही हैं, ये एक तो DHA है और ये प्रोजेक्ट भी DHA का ही है। तो सूबाई हुकूमतें या दूसरे मेरे ख्याल में वो इसके सामने खड़े नहीं होंगी जब तक इंसान ना खड़े हो और हम उन्हीं इंसानों को इस जो उनकी जो तबाही है उनको समझा के हम उसी को आगे करके कि भाई ये हमारे लिए नुकसानदेह है और उसी हवाले से हम काम भी कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह। आमतौर पे जो EIA होती है वो किसी भी तरक्याती मंसूबे को शुरू करने से पहले होती है कि वो तरक्याती मंसूबा क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, कहाँ से शुरू होगा, कितने लोग मुतासर होंगे, उनके साथ क्या सलूक होगा, सकाफत क्या होगी, माहौल क्या होगा, लोगों का कारोबार कितना मुतासर होगा, ये सारी चीज़ें किसी EIA का हिस्सा होती हैं। और ऐसे तरक्याती मंसूबों की EIA करवाना लीगली वो उसके ऊपर ज़रूरी है। लेकिन ये बदकिस्मत वो मंसूबा है जो शुरू हुए 8 महीने हो गए थे, 8 महीने 9, और उसके बाद इसकी EIA हुई है। और जो EIA हुई उसमें जो लोगों की रिजर्वेशंस थी, लोगों की जो राय थी, लोगों की जो गुफ्तगू थी, उसको कहीं कंसिडर नहीं किया गया और उसको अप्रूव कर लिया गया। बात वही है कि पीछे कोई और डोरी हिला रहा है। सर तहरीक को नाम क्या है? मंदिर एक्सप्रेस वे एक्शन कमेटी है इसके जरिए। जी आप नाम है क्या? मेरा नाम नदीम अब्बास और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अभी जो नियाज सोमो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मंदिर एक्सप्रेस वे के, उन्होंने कहा कि सोमो और लासी बोर्ड के जो 400 कराने पहले डेमोलिशन होने के उनको बचाने के लिए उन्होंने रीडिज़ाइन किया है मैम। तो अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 किलोमीटर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने का उन्होंने उसमें दिया। तो इसमें कितनी सदाकत है कि ऐसा होगा या वो वही जो डेमोलिश होंगे वो होंगे? ये जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये शोशा छोड़ा गया कि हमने इसका नक्शा तब्दील किया है और हम अब कोई भी आबादी मुतासर नहीं होगी। और उसके बाद से अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं अगले उस तरफ के साइड पे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन जीत गए उसके बाद फिर वही नक्शे आ गए, फिर वही बातें हुई कि भाई नहीं, कोई जो वज़ीर आला ने कहा, यहाँ के मेयर ने कहा कि नैब है, ये है, वो है, हम तब्दील नहीं कर सकते, जो नक्शा है वही है। ये जो अब बल्दियाती इलेक्शन नज़दीक हैं, ये हमें लगता है कि ये वही तरीक़ाकार अपना रहे हैं, ये उसी तरीके से करेंगे और बल्दियाती इलेक्शन की गुजर जाने के बाद ये फिर उसी तरह उसी नक्शे के ऊपर काम करेंगे। इसलिए ये अब मुकाबले भरोसा चीज़ें नहीं है, ये बातें हमारे लिए लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। जी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, 1 मिनट भैया, आप अगर आपको कुछ सवाल करने तो आप लिख लें, चाहे पे आप देखिएगा। बोर्ड अगर बने हुए हैं, बात ये है कि पहले भी मैंने ये बात कहा था कि इन चीज़ों से कतई नज़र सबसे जो पहले प्रायोरिटी होती है एनवायरनमेंट है तो हम हैं, माहौल है तो हम। गर्मी अगर आग के गोले में कोई रह नहीं सकता, ये अपने जहन में रखिएगा, चाहे उस तरफ बने, चाहे इस तरफ बने, चाहे एलिवेटर हो। अगर उस बोर्ड के ऊपर पाइलिंग हो रही है, ड्रिल हो रहा है, क्या वो बोर्ड वाले वहाँ रह सकेंगे? इस डस्ट में रह सकेंगे? नेवर, कभी भी रह नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब है बोर्ड ऑलरेडी डिस्टर्ब है। दूसरी बात ये है कि क्या आप जब मलिर एक्सप्रेस वे को अगर आप एक तामीरात कर रहे हैं, क्या उसके आप 300 जो 200 मीटर की जो कॉरिडोर है, क्या आप क्या उसमें शीशे लगा देंगे, उसके अंदर ही काम करेंगे?
इतना बड़ा डस्ट उठेगा, इतना बड़ा धूल उठेगा, और ये जो डंपर चलेंगी, ये सारी चीज़ें चलेंगी, ये कितने किलोमीटर तक आपके डिस्टर्ब करेंगी। जो वहाँ पे कंक्रीट है, कंक्रीट से जो एक डस्ट निकलता है, वह अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना खतरनाक है। वो दो चीज़ों के लिए नुकसान है, चेस्ट के लिए, और दूसरा जो है ये चेस्ट कैंसर भी दे सकता है। वो डस्ट है जो सीमेंट में होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारे एक दफ़ा जाके नेट पे गूगल करके चेक कर लीजिएगा। और कोई दोस्त जी माइक दे, चलो ठीक है। मेरा नाम हुमायूं वकास है। डेरिक जो एक्सेस के हवाले से आपका काम है, ये बहुत खुशाइन है और इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है, जैसे आपने कहा कराची बढ़ता जा रहा है, हम भी बचपन से सुन रहे हैं कराची बढ़ता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि हाउसिंग स्कीम्स हैं। मेरा थोड़ा सा कंसर्न हाउसिंग स्कीम्स के डेवलपमेंट का है। जैसे बैरियर टाउन बना और ये लासी रोड और ये सारा, ये पहले की एजुकेशन सिटी के बनने जा रही थी, उस वक्त ये सारा सर्वे हुआ। ये ज़मीन 2 लाख रुपए में उस वक्त सेल करने के लिए कहा गवर्नमेंट ने। बैरियर टाउन के लिए जो ज़मीनें बेची गई 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए में बेची गई, लेकिन वो बैरियर टाउन ने बाद में 1 करोड़ रुपए की बेची। इसी तरह शहर के अंदर ज़मीनें जो हैं उनकी रेट जो 70s में हमारे बाप दादा ने 5000 में खरीदी, वो 1-1.5 करोड़ रुपए, वो 120 गज के भाव। ये ज़मीनें मेरे ख्याल में जो बढ़ रही हैं, ये रेट कौन बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही, या कोई ऐसा इदारा है जो इसकी तरफ तवज्जो दे कि रेट्स कौन तय कर रहा है कि जो एकदम से रेट्स पे बूस्ट आ रहा है? जब ये बूस्ट आते हैं तो फिर हम शहर के लोग देखते हैं कि हमने जाना है रिमोट एरिया। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर डेवलपमेंट होती है, फिर वो पुल भी बनेगा, फिर वो सारी चीज़ें आएंगी, फिर एग्रीकल्चर लैंड भी खराब होगी। तो मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जब आप एक एक्शन कमेटी आपने बनाई है, चीज़ों को बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये भी रोल होता है कि वो देखें, इसमें आवाज़ उठाएं कि ये रोल कौन तय कर रहा है कि जो रेट्स बढ़ रहे हैं ज़मीनों के, एकदम से 5000 वाली ज़मीन की 1-1.5 करोड़ में, वो कैसे चलेगी? वो एक गरीब की जिंदगी जो है वो अफेक्ट कर रही है। फिर वो गरीब जो है वो इन सारी चीज़ों की तरफ जाता है, एग्रीकल्चर लैंड को मुतासिर। सर एक बात जो मैंने अपनी बात है कि इस शहर को 80 के दहाई के बाद बिल्डर माफिया के हवाले किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी शहर डेवलप होता है तो उसका कोई मास्टर प्लान होता है, उस मास्टर प्लान के मुताबिक ही उस शहर की आबादी को बढ़ाया जाता है। कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची का कोई मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ फाइलों में है, उस पर अमल दरामद नहीं होगी। जब किसी शहर का मास्टर प्लान नहीं होगा तो तरीक़ाकार यही है कि चंद सरमायादार फैसले करने लगते हैं कि किसको कहाँ किस किस्म की ज़मीन दी जाए। तो कराची में आजकल यही हो रहा है कि हर तरफ से, मैंने एक छोटी सी मिसाल भी दी कि SHO गड्ढाब का वो CM हाउस से अपॉइंटमेंट होता है उसका, तो उसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। मेरी नज़र में या मेरी समझ में ये सिर्फ बिल्डर माफिया ही है। वैसे एक बहुत पुराना मकूला है कि कोई भी रास्ता बनता है, मोटरवे या मेन रोड बनता है, तो उसकी आसपास की ज़मीनें गुजरा वगैरह सारे ले लेते हैं पहले से। तो यही सब कुछ मदीर एक्सप्रेस में भी हो रहा है। आप बैरियर के आसपास जाएं, वो भी ऐसा ही हो रहा है। DHA के आसपास जाएं भी ऐसा ही हो रहा है। जब तक आप बिल्डर माफिया से जहाँ नहीं छुड़ाएंगे तब तक ये ना जी पीछे हेलो मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मरीज एक्सप्रेस वे पे इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ना बने, तो जब ये ऊपर से फोन आता है तो सब खामोश हो जाते हैं और वो चीज़ बन भी जाती है और रवा दवा भी हो जाती है। इसी तरह बहरिया टाउन के लिए इतनी लोगों ने आवाज़ें उठाई है, हमारे आबा अजदाद की जगह है, ये हमारे बुजुर्गों की जगह है, और बड़े एहतजाज किए और बड़ा एफर्ट की, अदालत तक गए। जब ऊपर से फोन आया सब खामोश हो गए। वो बहरिया टाउन आज भी बन रहा है और लोग उसमें आज भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और सब खामोश हो जाते हैं। ये एसोसिएशन बनती क्यों है? जब आवाज उठाती है, जब ऊपर से फोन आता है तो सब खामोश हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है सर? जो बैरिया टाउन के हवाले से जद्दोजहद की वो हमने की है। 7 साल से हम जद्दोजहद कर रहे थे और हम एक ही बात कर रहे थे कि ये बात कराची वालों को समझना होगी
कि ये सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ये इलीट क्लास के लिए हो रहा है, किसी गरीब कराची वाले के लिए नहीं हो रहा। बैरिया टाउन बन रहा है या डीएचए बन रहा है या जो कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये आम गरीब लोगों के लिए नहीं है। जब तक ये कराची वाले नहीं समझेंगे कि K4 का जो मंसूबा है वो कराची के आम गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे पास सबूत भी है कि K4 का जो मंसूबा है वो डीएचए और बैरिया टाउन के लिए है। ये हम साबित कर सकते हैं कि जो मल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है ये किसी आम गरीब लोगों के लिए नहीं बन रहा। रक्षा वहाँ रक्षा चलाने वालों की इजाज़त नहीं होगी, रक्षा वहाँ नहीं चलेगा। ना ही ये कहते हैं कि हम बड़ी गाड़ियाँ वहाँ चलाएंगे, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं जाएंगी। वहाँ जो मल्ली लियारी एक्सप्रेसवे के साथ हुआ है वहाँ भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पे भी जो बड़ी गाड़ियाँ नहीं होंगी। वो जो इलीट क्लास है, ये सब कुछ इलीट क्लास के लिए हो रहा है। ये जो आए रोज आप पानी का वो देख रहे हैं, शॉर्टेज देख रहे हैं, गैस का शॉर्टेज देख रहे हैं, आप बिजली का शॉर्टेज देख रहे हैं, आप इन्हीं मंसूबे जो बन रहे हैं बैरिया टाउन, डीएचए और दूसरे, उनके इश्तिहारात देखें, वो आपको कहेंगे कि हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे, 24 घंटे हम आपको गैस देंगे, हम आपको गार्ड देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। लेकिन यही सहूलतें रियासत गरीब लोगों को नहीं दे रही। ये उनके लिए, ये कराची के अवाम को समझना होगा, कराची के मजदूर को समझना होगा, कराची का जो वो दिहाड़ीदार मजदूर है उसको समझना होगा कि जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक ये सरमायादार हमें लूटते रहेंगे, ये सरमायादार हमें खाते रहेंगे। ऐसा सर, मेरा नाम जावेद है और तकलीफ फाउंडेशन से जुड़ा। सर मैं एक बात कह रहा था सर आपसे कि ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं कि चीज़ें वही हैं, गवर्नमेंट भी वही है, वही चीज़ें कर रही है, गवर्नमेंट भी वही कर रही है, लेकिन उस एरिया से, उस मदीर के एरिया से जो पार्टी आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जीतती थी, आज भी मदीर एक्सप्रेसवे बन गया, बैरिया टाउन बन गया, डीएचए बन गया, उसके बाद भी आज भी आवाम उसी पार्टी को वोट दे रही है, और जबकि वो पार्टी उसमें कोई चेंज भी नहीं ला रही। एक बात, और हम आपका ये नहीं पता कि किस तरीके से है आपकी बैकग्राउंड है, आपको चीज़ें किस तरीके से चल रही है, लेकिन अगर हम इस तरफ लोगों का शऊर लेकर आए कि वोट की ताकत को हम अपनी समझें कि हम अगर चाहते हैं कि तब्दीली सचमुच की आए तो हम अपनी वोट को इस्तेमाल करें। एक बार फिर इस पर सवाल आ जाता है, छोटा सा मालिक थोड़ी सी बात लगी अभी, कि हम कहते हैं कि जी मेरे एक वोट से, या मैं वोट डालूं या नहीं डालूं, मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को भी हमें फर्क पकड़ना, क्योंकि जब मैं वोट डालने जाता ही नहीं हूँ तो वोट तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई डाल देगा, अगर या नहीं डालेगा तो वो ज़ाया होगा। तो जब तक हम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे इस चीज़ों की, तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके साथ होती हैं, जो हो रहा है, तो इस चीज़ में यकीनन चेंज आएगा। अगर हम अपने वोट को चेंज करेंगे, अपने नुमाइंदों को सही लाएंगे, जब नुमाइंदे हमारे सही होंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत फर्क आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि 70 से लेकर आज तक मल्लीर के मकामी लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी ने भी उस तरह संजीदगी से कोशिश नहीं की। 60 के दहाई में जब पीपल्स पार्टी वजूद में आई, उसके बाद सिर्फ पीपल्स पार्टी ही लियारी में भी आपको देखी जीतती हुई मिलेगी और मल्लीर में भी आपको जीतती हुई मिलेगी। 90s में जब हमने ये समझा कि जब जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं उठा हूँ, मैं लेफ्टिस्ट, मैं लेनिनिज्म मार्क्सिज्म का मानने वाला हूँ, और उसी प्रोसेस के साथ मेरी तरबियत भी हुई है। ग्रास रूट से हम सियासत करते आ रहे हैं। जब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कोई भी अपोजिशन नहीं है, वन मैन पार्टी है, आप लियारी में जाएं, आप मल्लीर में जाएं, तो 96 के बाद मैंने खुद चंद दोस्तों के साथ मिलकर हम MQM के पास भी गए, हम मुस्लिम लीग फंक्शन वालों के पास भी गए, हम मुस्लिम लीग नून लोग वालों के पास भी गए, हम सिंध के कॉन्फ्रेंसों के पास भी गए कि आप अपनी पार्टी स्ट्रक्चर को मल्लीर वालों के लिए, लियारी वालों के पास आके काम करें, आप उनके पास आएँ, आप अपना प्रोग्राम दें। वहाँ पे सिर्फ एक वन मैन ही है पार्टी चल रही है, पीपल्स पार्टी, उसके अगेंस्ट में कोई अपोजिशन नहीं है। हम आज भी यही कोशिश कर रहे हैं, इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के नाम से भी हमने यही कोशिश की और ये जारी है कि हम लोगों को ये बात समझ सकें कि भुट्टो जिंदा है लेकिन हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और जो नवाज शरीफ की ये जो सरमाया इमरान खान की, ये भी हमारे लिए नहीं है। हमें ग्रास रूट से ही क़यादत को, कराची के लिए भी मेरा मशवरा यही है कि ग्रास रूट से जब तक क़यादत नहीं उभरेगी तब तक चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में
मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस साहब बात करेंगे, हमारे डायरेक्टर हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर के, तो वो कुछ मेरे ख्याल में बहुत तफसील से ये बात गुफ्तगू हुई कि मलीर एक्सप्रेस वे बनने से किस तरह के मसाइल और मलीर के इलाके को दरपेश होंगे या बाकी शहर को मसले पेश आएंगे। अगर हम ये देखें, मलीर के लोगों को देखें, पिछले मेरे ख्याल में 1970 से कब से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। पहले इन्होंने रेती बजरी का जो धंधा वहाँ चल रहा था उसके खिलाफ बहुत सालों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। 50 साल से चाचा सिद्दीक रेती बजरी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। रेती बजरी के खिलाफ इन्होंने 1950 से ये कह रहे हैं जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके बाद जब बहरिया टाउन शुरू हुआ तो यही लोग खड़े हुए और इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हर फोरम पे ये गए। अब जब मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है तो इसके खिलाफ भी इन्होंने एक्शन कमेटी बनाई और जो ये मुकामी लोगों का जो इनका इत्तेहाद है वो खड़े हो गया। मगर अफसोस की बात है कि बाकी शहर से जो है कोई आवाज़ नहीं उठी, अगर उठी भी बहुत नरम आवाज़ उठी। इनका साथ कभी किसी ने दिया नहीं बाकी शहर से। सिर्फ इनका नुकसान नहीं है, पूरे शहर का नुकसान है। ये जो रेती बजरी निकाली गई और जिस तरह माहौल को तबाह किया गया, पानी का आज मसला नहीं होता अगर शहर में ये रेती बजरी का जो कारोबार है वो एक तरीके से किया जाता, मगर उस पर तो बिल्कुल लूटमार उन्होंने मचाई। फिर बहरिया टाउन जो बना, पता नहीं 50,000 एकड़ पे है, वो कराची के जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल में इस वक्त बहरिया टाउन ही होगा। इतना बड़ा टाउन बनाया गया बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी मास्टर प्लान के बनाया गया। एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि कोई भी मंसूबा बनता है उसके अच्छे भी असरात होते हैं, उसके मनफी भी असरात होते हैं। इसलिए ये कानून बनाया गया कि मंसूबे के माहौलियाती असरात का जायज़ा लिया जाएगा। अगर उसके अच्छे असरात ज़्यादा हैं तो मंसूबा बनाया जाता है, अगर उसके मनफी असरात ज़्यादा हैं तो मुतबादिल देखे जाते हैं या मनफी असरात को कम करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे बिल्कुल जो EIA होती है, जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो एक बिल्कुल ड्रामा है, एक फॉर्मेलिटी है, एक रिपोर्ट बनती है। आप पिछले 10-15 EIA रिपोर्ट देखें, सब में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो लियारी एक्सप्रेस वे का हो, चाहे वो कराची सर्कुलर रेलवे का हो, चाहे नादरन बाईपास का, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक कंसल्टेंट हायर करते हैं और वो बनाता है रिपोर्ट, और वो हेयरिंग भी होती है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अप्रूव भी हो जाता है। मलीर एक्सप्रेस वे का तो प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ही EIA हुआ। जो आखिरी पॉइंट मैं बताऊंगा वो ये है कि कोई भी शहर मास्टर प्लान के बगैर बनता नहीं है। एक मास्टर प्लान बनाई जाती है और सब लोगों की मुशावरत से, कंसल्टेशन से वो मास्टर प्लान बनती है। उसमें हर शख्स को ये पता होता है कि अगले 30-40 साल में किस तरह के मंसूबे बनने हैं, तो वो सब लोगों की इत्तेफाक राय से बनता है। हमें यहाँ पे कराची शहर में कोई मास्टर प्लान नहीं है। रात को कोई पॉलिटिशियंस सोते हैं, सुबह उनको ख्याल आता है कि ये मंसूबा बनाना है, लियारी एक्सप्रेस वे बनाना है, मलीर एक्सप्रेस वे बनाना है या गुजर नाले को बनाना है। अचानक ऐलान करते हैं और वो मंसूबा बनता है, और उसके माहौलियाती असरात जो भी हों उनको कोई फिक्र नहीं है। बेसिक जो चीज़ नज़र आती है वो रियल इस्टेट है कि किसी तरह रियल इस्टेट की ज़मीनें मज़ीद क्रिएट की जाएँ और मज़ीद जो है मुनाफा कमाया जाए। इस शहर को मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये अभी भी टाइम है, अगर ये मलीर एक्सप्रेस वे की जो एक्शन कमेटी का हम साथ दें, शहर से लोग साथ दें, तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने माजी में भी देखा है, जब लोग खड़े होते हैं तो बहुत सारे मंसूबे रुके भी हैं, बंद भी हैं, पूरे पाकिस्तान में भी और कराची में भी। तो ये जो आवाज़ें उठती हैं, अगर उनको ताकत नहीं मिलेगी आवाम से, तो ये आवाज़ें दब जाएंगी। मलीर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, मलीर का इलाका ख़त्म हो जाएगा और फिर हम रोते पीटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए।
नामनासिब मौसम में तशरीफ़ लाए, नामनासिब ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में तशरीफ़ लाए, महंगे पेट्रोल में तशरीफ़ लाए, चले, लेकिन इसके बावजूद आप लोग आए। इसका मतलब ये है कि आपको इस शहर से गुफ्तगू में कुछ अभी ताल्लुक़ है इस शहर से। तो एक तो आपका शुक्रिया। दूसरा ये है कि मैंने पहले भी कहा, हफीज़ ने भी कहा, यूनुस भाई ने भी कहा कि हमें जोड़ना है एक दूसरे को एक दूसरे के काम को जोड़ना है। गुजर नाला में मुतासरीन बैठे हैं, औरंगी नाला में मुतासरीन बैठे हैं, सर्कुलर रेलवे के मुतासरीन बैठे हैं। आगे आज के अखबार में है कि ML1 को हम विदिन 1 ईयर एक्टिव करेंगे, आज के अखबार में है। वो आएंगे, मलीर एक्सप्रेस वे है, कई और मंसूबे आएंगे। अब छोटे छोटे ग्रुपों में तो लोग सोचते हैं, URC का प्लेटफॉर्म हाज़िर है, हम लोग हाज़िर हैं गुफ्तगू करने के लिए। इन छोटे छोटे ग्रुपों को आपस में जोड़ेंगे तो एक ताकत बन जाएगी। आइंदा इलेक्शन यहाँ कराची में लोकल बॉडी के होने जा रहे हैं। अब ज़रूरत है कि हम जैसे लोग, जो कम आमदनी वाला तबका है, जो उन्हीं आबादियों में रहता है, वो आपस में जुड़ जाएं और अपने दरमियान में से जिनको आप बेहतर समझते हैं कि हमारी बात करेंगे, गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो, सर्कुलर रेलवे हो या मलीर एक्सप्रेस वे हो, अपने दरमियान में से अपने जैसे नुमाइंदों को सामने लाएं। और वो जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था कि फ़लाँ जिंदाबाद, फ़लाँ मुर्दाबाद, उसको छोड़ दें उसको, लेकिन अब फ़ैसला हमारे हाथ में है। आप लोगों का फिर शुक्रिया। हफीज़ भाई आपका शुक्रिया, जनाब अख्तर साहब आपका शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रहेगा। हमारे साथ चाय पिए। बहुत शुक्रिया।